Good morning, everyone. Welcome to Economic Times of today. High speed entry doors to 6 gigahertz. This is G for giga and hertz band opening partially. बेसिकली गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेक्ट्रम के राइट्स होते हैं और वो गवर्नमेंट ऑप्शन के थ्रू टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को सेल करती है फॉर सम टाइम लाइक ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वो सेल करती है एंड उसके बदले में वो कुछ चार्ज करती है और वो स्पेक्ट्रम की को यूज करके ये टेलीकॉम कंपनीज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती हैं। तो उनमें से ही कुछ 6 गीगाहर्ट्ज यानी 6G वाली सर्विसेज को वाईफाई सर्विसेज के लिए बेसिकली अलाउ किया जा रहा है 500 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है तो मैंने इसका थोड़ा सा डीब्रीफ करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये सारे स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं इसके अंदर जो इंडिया में ऑक्शन हुए थे मई 2024 में, और मतलब यही जनरली इंडिया के अंदर अभी तक चलते हैं। 2024 का बहुत बड़ा ऑक्शन था तो उसमें क्या क्या बैंड्स हुए थे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस लिए यूज होते हैं। तो अगर आप देखेंगे सब गीगाहर्ट्ज बैंड मतलब 1 गीगाहर्ट्ज से कम वाले जो बैंड्स हैं 800 एंड 900 मेगाहर्ट्ज, ये आइडियल फॉर वाइड कवरेज स्पेशली इन रूरल एरियाज। मतलब ये रूरल एरियाज या माउंटेन्स उस जगह पे काम आता है जहाँ पे वाइड कवरेज हो। मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज 1800 टू 2500 मेगाहर्ट्ज यानी कि आप ये 2.5 मेगाहर्ट्ज तक जाएगा, 2.5 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। तो अगर आप कभी आपने वाईफाई में ये देखा हो कि 2.4G/5G लिखा होता है किसी किसी वाईफाई के अंदर, जैसे यहाँ पे भी शायद था, नहीं यहाँ पे नहीं मिल रहा है मुझे। 2.4G/5G लिखा होता है बट कभी कभी वाईफाई के अंदर, और आप उसको स्प्लिट करवाते हैं तो आपको फिर वो अलग अलग बैंड्स मिलते हैं, नहीं तो वो कैसे भी मैच हो जाता है। तो वो 2.4G ही ये 2500 मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, और इसमें बोला गया है बैलेंस कवरेज एंड कैपेसिटी सुटेबल फॉर अर्बन एंड सब अर्बन रीजन्स। हाई बैंड फ्रीक्वेंसीज 3300 मेगाहर्ट्ज एंड 26 गीगाहर्ट्ज मतलब 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.6 लाइक 26 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। ये मेन हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन 5G सर्विसेज इन सब के लिए यूज होता है। तो ऐसा ही है, इसी बैंड के अंदर मतलब 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड भी इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा और उसको 6G टेक्नोलॉजी वाईफाई के लिए बेसिकली स्पीड बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा। और भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बेसिकली सेम ही चीज लिखी है कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है कि जो आपका लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड रहेगा उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो वो बड़े डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है कम एनर्जी के अंदर। मैं आपको मतलब ये बहुत साइंस वाला कॉन्सेप्ट है बट ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लोअर फ्रीक्वेंसी का बैंड है तो वो क्यों ऐसी जगह पे यूज हो रहा है जहाँ पे कवरेज ज्यादा चाहिए हमें। तो मतलब आपने जैसे पहाड़ों वगैरह में आपको इतनी ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, आपको कवरेज चाहिए कि हर जगह पे नेट आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। तो वो करने के लिए वहां पे लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होते हैं। और सिटी में जहाँ पे मतलब वाईफाई या ये नेट बहुत ज्यादा यूज होता है तो वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तब जाके कंप्लीट हो पाता है। तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जो मैनेज करता है पूरे स्पेक्ट्रम्स को। और अभी एक स्पेक्ट्रम करने वाली गवर्नमेंट छोटा सा स्पेक्ट्रम है, ज्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम तो नहीं है, और उसके अंदर 500 मेगाहर्ट्ज यानी 500 तक अलाउ करेंगे। बेसिकली जो बेसिकली क्या है कि 6 गीगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम, हर स्पेक्ट्रम की एक लिमिट है कि इतनी ही आप वेवलेंथ ट्रांसफर कर सकते हो। 6 गीगाहर्ट्ज उसकी स्पीड है, तो उस मतलब वेवलेंथ है टेक्निकली बट स्पीड कह सकते हैं लेमैन टर्म्स में स्पीड है। 500 मेगाहर्ट्ज जो लिखा है वो उसका यूनिट है, मतलब कितना अलाउ कर रही है, कितना गवर्नमेंट सेल करना चाह रही है अभी ऑप्शन। तो ये बहुत ही कम अमाउंट का अभी सेल करना चाहते हैं अभी, बिकॉज ट्रायल फेज कह लो या स्टार्टिंग फेज कह लो। और इसमें स्पीड अप टू 9.6 गीगा बिट्स पर सेकेंड, ये यहाँ पे GBps लिखा होता है, इसका मतलब गीगा बाइट्स पर सेकेंड नहीं होता, गीगा बिट्स पर सेकेंड होता है। तो आपको उसको डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा टू गेट टू गीगा बाइट्स पर सेकेंड, यानी कि 1 GBps के अराउंड की स्पीड आएगी अगर आप बाइट्स वाली सेंस में देख रहे हैं।
Over 84 countries, including US, UK, and South Korea, have already de-licensed the 6 GHz band for Wi-Fi services. ये सारी countries ने like 84 countries ने, including US, UK, South Korea और चाइना में नहीं, सब है उसके अंदर, इन्होंने ऑलरेडी de-license कर दिया है और हर देश में अभी गवर्नमेंट ही मैनेज करती है अपने पूरे स्पेक्ट्रम के एनवायरनमेंट को. Strictly US softens H1B वीजा डिमांड. बेसिकली यूएस ने जब से ट्रम्प आए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी बढ़ा दी है और फीस भी बढ़ा दी है ये H1B वीजा के लिए. अच्छा, H1B वीजा बेसिकली वर्क वीजा है इन अ वे, और वो आपको अलाउ करता है कि आप यूएस में जाके वर्क कर सके. वीजा क्या होता है आपको बताइए. तो इसमें क्या होता है कि तो इसमें क्या हुआ है कि लास्ट ईयर का नंबर्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पे कितने कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोग उसमें से शॉर्टलिस्ट हुए, और अभी इस बार वो नंबर अप्लाई करने वाला ही 25% डाउन है. तो वो 479K से 358K पे डाउन है, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नंबर 120K पे चला गया, जो कि 27% डिक्लाइन हो गया है. From among these, a total 85,000 will be issued. 1,20,000 में से 85,000 को फाइनली इशू किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट करने के बाद आई थिंक इंटरव्यू भी होता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोसेस. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एंटी इमिग्रेशन स्टांस एंड टाइटर नॉर्म्स. मेरे को बताया कि वो ट्रम्प आपका उनका जो स्टांस है वो एंटी इमिग्रेशन है, मतलब आप वो ज्यादा अलाउ नहीं करते अपनी कंट्री में आके लोगों को बसने के लिए. ब्लैकस्टोन एंटर्स रेस फॉर स्टेट क्राफ्ट, इंडिया एग्जिट. फर्स्टली ये ब्लैकस्टोन है, ब्लैक रॉक नहीं है, वो दोनों बहुत अलग कंपनीज हैं. ब्लैकस्टोन स्टेट क्राफ्ट की रेन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है. बेसिकली इनका एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रांजिशन प्लांट है जो रेन्यूएबल एनर्जी बनाता है. तो उसके अंदर हाइड्रो, ये सब सारी हाइड्रो सोलर ये सब बहुत कुछ तरह की है इलेक्ट्रिसिटीज. तो इन्होंने स्पेसिफिकली लेबल नहीं किया है, इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पोर्टफोलियो बोला हुआ है. तो उसको ये लोग उनको अक्वायर करने के लिए ऑफर दिया है. और स्टेट क्राफ्ट इंडिया से एग्जिट कर भी रहा है, तो इनका जो इंडिया प्लांट है वो काफी टाइम से उसके लिए बायर्स ढूंढ रहा है. तो उसके और बायर्स कौन है? KKR बैक्ड सेरेंटिका रिन्यूएबल्स, सेमकॉप एंड ब्लैक रॉक. ये ब्लैक रॉक अलग है, ये ब्लैकस्टोन की न्यूज हम पढ़ रहे हैं. तो दोनों ही मतलब ये सभी उसके अंदर इंटरेस्टेड है. अभी क्या है, ब्लैकस्टोन जो है उसको अभी एक फंड मिला है. सो ब्लैकस्टोन तो एक लाइक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फंड है, इनके बारे में हम और भी देखेंगे आज आगे की न्यूज में. तो इनके साथ क्या होता है कि आप फंड रेज करते हैं, मतलब ये लोग फंड रेज करते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं, या फिर अगर कोई छोटा फंड होता है तो रिटेल लोगों से भी पैसा उठाते हैं, फिर ये कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं. तो अब इनको जो फंड ये लोग उठाते हैं वो भी इनको बताना पड़ता है कि हम कहाँ पे अपना पैसा डालने वाले हैं. तो ऐसा ही इन्होंने 5.6 बिलियन का फंड रेज किया है, जिसको ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन नाम से किया है. आज की डेट में आपको पता है एनर्जी ट्रांजिशन बहुत बड़ी थीम है, निखिल कामत इस पे बहुत ज्यादा बोल चुके हैं. तो बेसिकली लोग इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन पोर्टफोलियो के अंदर, कि ये सोलर एनर्जी का वो हमको मिल जाए, हाइड्रो एनर्जी में मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसी बड़ी ब्रेक थ्रू हो सकती है कहीं पे भी जो बहुत ही एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स लाके देगी. तो इसीलिए ही इन्होंने जो ये फंड रेज किया है, और फिर उस फंड में से ही ये लोग इस ऑफर को दे रहे हैं. तो आगे चलते हैं. कंट्री रोड सीन टेकिंग ट्रैक्टर्स टू 1 मिलियन लाइव माइलस्टोन. सॉरी, तो बेसिकली विजय नाकरा के कुछ कमेंट्स हैं, उनके बारे में न्यूज है. वो है प्रेसिडेंट है फार्म इक्विपमेंट बिजनेसेस के, मेनली ट्रैक्टर्स के, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाता है. तो उसको क्या कहते हैं, वो बोलना चाह रहे हैं कि 2-3 रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है. 1 मिलियन सेल्स के अंदर लाइक माइलस्टोन हमने क्रॉस कर लिया है. और बोला गया है कि रीजंस क्या क्या है देख लेते हैं. फेवरेबल साउथ वेस्ट मानसून अच्छा आ रहा है. हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर की क्रॉप्स, गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं. और गवर्नमेंट इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द कंट्रीज विलेजेस. ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से पूरे विलेजेस के अंदर. तो आगे चलते हैं.
ये 80 मार्केट्स का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, मतलब न्यूज से ज्यादा मेरे को कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ कवर करने हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आरबीआई मूव्स 15% कैप ऑन बैंक्स एनबीएफसीज इन्वेस्टमेंट्स इन एआईएफ्स। बेसिकली आरबीआई, आपको पता है, इन्होंने क्या एक लिमिट लगा दी है 15% की बैंक्स और एनबीएफसीज के ऊपर, कि वो अपने फंड का कितना पैसा एआईएफ के अंदर डाल सकते हैं। अब एआईएफ क्या होता है? एआईएफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो, अगर आप बहुत ही जनरल टर्म्स में मतलब बेसिकली आपका बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस के अंदर कुछ भी, तो आपको मोस्टली नहीं पता होगा। तो एआईएफ होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। अगर आपने हेज फंड्स का नाम सुना हो, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, तो ये सभी आपके ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं। और उनके जो फंड्स होते हैं, जो मतलब बेसिकली इन्वेस्टर से पैसा रेज करना और इन सब चीजों के अंदर इन्वेस्ट करना, प्राइवेट इक्विटी के अंदर, वेंचर कैपिटल के अंदर, इवन रियल एस्टेट फंड्स भी इसके अंदर ही आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स भी इसके अंदर ही आते हैं, हेज फंड्स इसके अंदर आते हैं, ये सब इसके अंदर आता है। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट फंडिंग और ये सब जो मैनेज करते हैं वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। नाउ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। मैं आपको एक्चुअली लॉ थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ इधर, मतलब पढ़ाना क्या चाहता हूँ, बेसिकली दिखाना चाहता हूँ कि सेबी का जो लॉ है, इसके ऊपर बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी हुई हैं और बहुत सारी नोटिफिकेशंस के साथ आपको ये पढ़ना पड़ता है। बट मैं आपको ब्रॉड तरीके से बताता हूँ, 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ। ये क्या है? ये है आपका सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। यहाँ पे आपको लोगो भी दिख रहा होगा। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012, लास्ट अमेंडेड ऑन February 7, 2023। तो अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको अक्रेडिटेड इन्वेस्टर होना पड़ेगा अगर आपको इनके अंदर इन्वेस्ट करना है। अक्रेडिटेड इन्वेस्टर क्या होता है? कि जिसकी एनुअल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, नेटवर्थ 75 करोड़ 50 लाख रुपीस से ज्यादा है, और ये सब चीजें हैं। इसके साथ साथ मतलब बेसिकली आपको एक अक्रेडिशन लेनी पड़ती है। तो सीडीएसएल जैसी कंपनीज ये प्रोवाइड भी करते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर देख रहा है मेरी वीडियो जो अक्रेडिटेड हो सकता है, तो आप यहाँ से जाके अक्रेडिटेड हो सकते हैं। तो आप जब ये सब कर लेते हैं तभी आप एक, फर्स्टली ये पहला बैरियर है, बेसिकली मेन पहला बैरियर ये है। और ये बहुत सारी चीजें हैं कि क्या क्या फंड को हम एआईएफ नहीं बोलेंगे, इस पर भी बहुत डिबेट है। ईसॉप फंड को ये लोग नहीं बोलते हैं। फैमिली का जो फंड होता है, रिलेटिव्स के थ्रू जो लोग पैसा मैनेज करते हैं आपस में मिलके, उसको भी ये लोग एआईएफ कंसिडर नहीं करते। तो अब आगे चलते हैं। एक मेरे को कैटेगरीज को डिस्कस करना है। तो बेसिकली इस लॉ के अंदर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की कुछ कैटेगरीज इन्होंने बांटी हैं। कैटेगरी 1 के अंदर वेंचर कैपिटल फंड्स और सोशल वेंचर फंड्स, एसएमई फंड्स आते हैं। बेसिकली जो भी आप स्टार्टअप की तरह से इन्वेस्ट करते हैं या अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो कैटेगरी 1 एआईएफ के अंदर आता है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ वे में भी लिखा हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी। कैटेगरी 2 है जो कैटेगरी 1 नहीं है और कैटेगरी 3 नहीं है, और वो लेवरेज नहीं लेते हैं, मतलब बोरो नहीं करते। लेवरेज लेने का मतलब आप अपने एसेट्स के बल पे डेट लेते हैं, मतलब लोन लेते हैं, और वो लोन को आप इन्वेस्ट करते हैं, लोन को यूज करके आप इन्वेस्ट करते हैं। नॉट नेसेसरली आप सिर्फ लोन इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना पैसा भी डालते हैं, आप लोन का पैसा भी डालते हैं। तो वो सिर्फ जो लोन लेते हैं वो अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए लेते हैं, बिजनेस के लिए लेते हैं, वो लोन लेके उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आपका बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फंड्स या डेट फंड्स ये सब आ जाएगा जो ये सब करते हैं। कैटेगरी 3 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स विच एम्प्लॉयज डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। बेसिकली कैटेगरी 3 ऑल्टरनेट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो फंड है, इनको सब कुछ अलाउड है। ये प्रॉपर हेज फंड्स हैं जो पैसा मैनेज करके कुछ भी ट्रेडिंग्स कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेवरेज ले सकते हैं, डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब क्या आपको समझना है कि इन सबको, बैंक्स और एनबीएफसी को फर्स्टली सिर्फ कैटेगरी 1 और 2 में ही अलाउड है। बट अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे लिखा है जैसे कैटेगरी 1 एंड 2 एआईएफ्स, बट क्या होता है ये, क्या डिफरेंस होता है इनमें, आपको ये सब समझ में आएगा। तो कैटेगरी 1 और 2 में ही अलाउड है, और ये बोला गया है कि 15% तो है, बट
आप एक AIF का जितना फंड है, मतलब एक फंड का जितना पैसा है उसके पास, उसमें आप सिर्फ 5% डाल सकते हैं। तो आपका चाहे वो कितना भी हो, मतलब बेसिकली अगर जैसे मैं एक बैंक हूं और मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं अपने 100 में से 15 रुपए ही डाल सकता हूँ। बट अगर आप लेट से एक AIF है और आपका जो फंड है वो 1000 रुपए का है टोटल, या हाँ 1000 रुपए का है टोटल, तो आप में टोटल में 50 रुपीज ही डाल सकता हूँ। मतलब ऑफकोर्स 50 15 से ज्यादा होता है, बट बेसिकली अगर लेट से मेरी जो 15% है वो एक्सीड कर रहा है, वो 50 रुपए से ज्यादा है, मैं डाल सकता हूँ। मान लेते हैं मैं 10,000 का बैंक हूँ, तो मैं डाल सकता हूँ, मैं 150 रुपीज तक डाल सकता हूँ, बट सॉरी 1500 तक डाल सकता हूँ। बट मैं नहीं डाल सकता क्योंकि आप सिर्फ एज अ बैंक आप सिर्फ 5% होल्ड कर सकते हो एक AIF का, तो वो भी एक कंडीशन है। तो ये बहुत सारी कंडीशन इन्होंने लगाई हुई हैं, बट ये अच्छी बात है क्योंकि दिसंबर 2023 में तो इन्होंने मना ही कर दिया था कि ये जो बैंक्स है और NBFCs है वो AIF में लगा ही नहीं सकते पैसा, ना कि डायरेक्ट स्ट्रीम से ना कि इनडायरेक्ट से, मतलब आप किसी को पैसा दे दो वो आगे दे दे, वैसा भी नहीं कर सकते थे। बट अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा अलाउ कर दिया है एक तरीके से, जो काफी अच्छी बात है और जो पॉजिटिव सेंटिमेंट शो करता है मार्केट के अंदर कि RBI भी काफी होपफुल है। थैंक यू सो मच, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, बट थैंक यू इफ यू आर वॉचिंग टिल हियर, थैंक यू।